Hey everyone, this is Muskan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी बोर्ड के लिए आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इसके साथ ही आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज हम करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। चैप्टर हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं, सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं। हम उन सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि क्या करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स, और ये सब कुछ हमने पढ़ा कि हार्मोन्स एक्ट कैसे करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है। तो भाई चैप्टर और उसके सारे टॉपिक्स तो पढ़ ही लिए हैं। अब कर लेते हैं फटाफट से जरा इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के इन डिटेल। स्टार्ट करेंगे सेशन को। फटाफट से कर दो सेशन को लाइक, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, देखेंगे जरा भाई। सबसे पहले पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आपको डिफाइन करना है किसे, एक्सोक्राइन ग्लैंड को। सबसे पहले ही वही टर्म आया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। ऑल्दो आपने जो मैक्सिमम पढ़ा है पोर्शन वो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा है, बट मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन क्या होता है। एक्सो और एंडो के बीच में मैंने आपको डिफरेंस याद करने के लिए क्या ट्रिक कही थी, ऐसे याद करने को कहा था कि एंडो और एक्सो। ठीक है, ये वर्ड याद रखो। ये क्या लिख दिया मैम आपने, एनोडो है। एनोडो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता ये तो। एंडो और एक्सो, ठीक है, ये याद रखने को मैंने कहा था, एंडो और एक्सो। एंडो का मतलब क्या होता है मैम, अंदर। एंडो का मतलब क्या होता है मैम, अंदर। एक्सो का मतलब क्या होता है मैम, बाहर। ये क्या हो रहा है आज, डबल डबल क्यों चल रहा है। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, राइट। अब ये एंडो एक्सो मैम अंदर बाहर का करना क्या है, करना क्या है, देखो ऐसे याद करने को मैंने कहा था आपसे। एंडो मतलब अंदर, जो कि क्या करे, ग्लैंड। ठीक है, जो वो ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन अपने ही अंदर डायरेक्टली क्या कर ले, बिल्कुल रिलीज कर ले। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी पाइप, कोई ऐसी ट्यूब नहीं है जिसके थ्रू उसका सिक्रीशन जा रहा हो। ठीक है, इसीलिए इसके बारे में हमने कहा था कि ये कैसी है, ये है डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसी है, डक्टलेस ग्लैंड है। और ये अपना सिक्रीशन क्या करती है, डायरेक्टली बाहर भेज सकती है क्योंकि इसके पास डक्ट है। ठीक है, डक्ट। ठीक, तो आप इसे कहोगे ग्लैंड हैविंग डक्ट, ग्लैंड हैविंग डक्ट। इसके पास डक्ट्स हैं। ठीक है, इसके पास डक्ट है, और ये कैसी है, डक्टलेस ग्लैंड है। तो मैक्सिमम पोर्शन जो आपने कवर किया है वो एंडोक्राइन का किया है। एक्सो जो है वो बहुत ही कम जगह आपने सुना है कंपैरेटिवली। अब समझते हैं जरा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की आपको डेफिनेशन देनी है, तो दे देते हैं हम डेफिनेशन, कर देते हैं डिफाइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स जो कि अपने सिक्रीशन को डक्ट्स के थ्रू, ट्यूब के थ्रू रिलीज करवाती हैं, डिस्चार्ज करती हैं। ऐसी ग्लैंड्स को आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हो, जो सीधे अपना सिक्रीशन बाहर डिस्चार्ज करे। उनके पास ट्यूब्स है ना, पाइप्स है, डक्ट है, तो क्या करें, जो सीधे अपना सिक्रीशन बाहर डिस्चार्ज करें बाय द और विद द हेल्प ऑफ और थ्रू द डक्ट्स, उन्हें आप कहोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनमें क्या होंगी, इनमें डक्ट्स होंगी। ठीक, सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन, salivary gland in the buccal cavity etc. are examples of exocrine glands. ये क्या हो गए, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हो गए, वो ग्लैंड के एग्जाम्पल हो गए जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली बाहर, मतलब ट्यूब्स के थ्रू, डक्ट्स के थ्रू रिलीज कर रही हैं। ठीक है, कहानी देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, वो ग्लैंड जो कि अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू बाहर रिलीज कर देती हैं। ये हो गई वो वाली ग्लैंड जिनके पास डक्ट होती हैं, और इनके एग्जाम्पल हो गए sebaceous glands in the skin, salivary gland in the buccal cavity, and these are the examples of exocrine glands. ठीक है, ये हमारे exocrine gland के examples हो गए। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो ये कैसी हो गई ग्लैंड, डक्ट वाली। अब कौन सी पूछी है,
डक्टलेस ग्लैंड पूछी है, एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? वो ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होती, तो जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली देखो क्या करेंगी, वो ग्लैंड्स दैट डू नॉट डिस्चार्ज देयर सिक्रीशंस इनटू डक्ट्स, वो ग्लैंड जो कि अपने सिक्रीशन को डक्ट में डिस्चार्ज नहीं कर रही है। अपोजिट कर दो उसी लाइन को, ठीक है, वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस था कि डिस्चार्ज कर रही है डक्ट में, उसी में बस नॉट लगा दो कि डक्ट में डिस्चार्ज नहीं कर रही है, तो एंडोक्राइन है, राइट। डक्टलेस है, क्यों नहीं कर रही है डक्ट में डिस्चार्ज? क्योंकि डक्ट है ही नहीं उसके पास, राइट, क्योंकि डक्ट है ही नहीं उसके पास, तो डक्टलेस हो गई, राइट। तो ग्लैंड्स दैट डू नॉट डिस्चार्ज देयर सिक्रीशंस इनटू डक्ट्स आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंस्टेड, अब ये डक्ट के थ्रू डिस्चार्ज नहीं कर रही हैं, तो ये अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में डिस्चार्ज कर देती हैं, राइट। ये अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में डिस्चार्ज कर देती हैं और होती हैं कैसी? डक्टलेस होती हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये एग्जाम्पल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि इनके पास टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए कोई डक्ट नहीं है, ट्यूब नहीं है, दे आर डक्टलेस, ठीक है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। अगर आपसे कभी भी पूछे ऑप्शन देके कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है, तो आप कहोगे एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं होती, इसीलिए ये सिक्रीशन अपना डायरेक्टली कहाँ डिस्चार्ज करते हैं? ब्लड में कर देते हैं। ओके, क्लियर कहानी? क्लियर कहानी। व्हाट इज एक्सोक्राइन एंड व्हाट इज एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन वो है जिसके पास डक्ट नहीं है, तो जिसके पास डक्ट है तो वो क्या करेगी? डायरेक्टली अपना सिक्रीशन बाहर डिस्चार्ज करेगी टारगेट तक, राइट, डक्ट के थ्रू। और एंडोक्राइन वो है जिसके पास डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड है, तो ये क्या करेगी? अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिस्चार्ज कर देगी। तो ऐसी ग्लैंड को आप कहोगे एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दोनों के बीच में डक्टलेस ग्लैंड बतानी हो तो क्या नाम दोगे? एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दोगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि कौन सी एक्सोक्राइन है, कौन सी एंडोक्राइन है। अब आपसे पूछा है डिफाइन हार्मोन, हार्मोन को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करोगे? कैसे बताओगे कि हार्मोन क्या है? जब हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमने हार्मोन के बारे में कितना कुछ पढ़ा है, पूरा चैप्टर हार्मोन के बारे में है। केमिकल नेचर के बेसिस पर अगर आप इनको डिफाइन करोगे तो आप इनको 4 कैटेगरीज में बांट सकते हो। आप इसका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का किस तरीके से उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये बता सकते हो। आप हार्मोन क्या होता है ये बता सकते हो, राइट, कितने टाइप का होता है ये बता सकते हो, कहाँ कहाँ से रिलीज होता है ये बता सकते हो, बहुत कुछ बता सकते हो। डिपेंड करता है कि आपसे कितना ब्रीफ में पूछा गया है, ठीक, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितना ब्रीफ में पूछा गया है। अदरवाइज हमारे पास ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं बताने के लिए किसे? हार्मोन को। ठीक, चलो अब देखते हैं यहाँ पर हार्मोन्स क्या है, डिफाइन करते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन देते हैं। हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं, हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने वाले केमिकल मैसेंजर्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स क्या है? वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। And they act upon specific cells, tissues or organs which are called target cell tissue या organ। कोई एक स्पेसिफिक हार्मोन एक स्पेसिफिक उसकी जो टारगेट सेल है या टिश्यू है या ऑर्गन है तो उसी पे जाके एक्ट करता है और उसे क्या कहा जाता है? उस स्पेसिफिक सेल टिश्यू या ऑर्गन को उसका टारगेट सेल टिश्यू या ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन बना तो वो पूरी बॉडी में कहीं भी जाके कोई भी काम करके आ जाएगा, ठीक है, मल्टीटास्किंग हो जाएगा, नहीं, दे आर वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एक हार्मोन क्या करता है? एकदम बिल्कुल उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही जाके बाइंड होता है और रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके टारगेट सेल पर, ठीक है, उनकी टारगेट टिश्यू अगर है या ऑर्गन अलग है अगर है, ठीक है, तो उसी पर वो रिसेप्टर उसका स्पेसिफिक प्रेजेंट होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि हार्मोन ए है
अगर मैं कह रही हूं कि हार्मोन ए है तो इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है, जिस सेल के पास पाया जाएगा ए हार्मोन का, ये वहीं जाके अपना एक्शन दिखा सकता है। किसी भी दूसरी रैंडम सेल या किसी भी दूसरे रैंडम ऑर्गन के पास जाके ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। जो स्पेसिफिक हार्मोन है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि उसके टारगेट सेल पर ही प्रेजेंट होगा, वहीं पे जाके बाइंड होगा, उसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसको क्या कहा था हमने? इसी कॉम्प्लेक्स को हमने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहा था, जिसके फर्दर हमने और भी टाइप पढ़े थे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई हार्मोन की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? सिंपल डेफिनेशन है कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, स्पेसिफिक सेल, टिश्यू और ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं, जिन्हें उन स्पेसिफिक सेल, टिश्यू, ऑर्गन को आप उसका टारगेट सेल, टिश्यू या ऑर्गन कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में दैट डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। आपको डायग्राम के थ्रू हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उन सब की लोकेशन बतानी है। याद करो, चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, राइट। ह्यूमन बॉडी का पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी की सारी ग्लैंड्स बताई हुई हैं। चलो, तो बस वही डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है और बताना है कि हमारी बॉडी में जो वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये कहाँ कहाँ पर कौन सी पाई जाती है। ओके, चलो आ जाओ, स्टडी करते हैं इस डायग्राम की। द लोकेशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। ह्यूमन बॉडी में सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप ऐसे बता सकते हो जैसे, ठीक है, आप बताओगे आपका ब्रेन का जो फोर ब्रेन है उसमें भी जो सेरिब्रम है उसके नीचे, ठीक है, थैलेमस से भी नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। यहां है लोकेशन हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में पाई जाती है आपकी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट लेक्चर में याद करो हमने ये दोनों ही पढ़े थे। देन हमने सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया था पीनियल ग्लैंड से, जो यहां लोकेटेड होती है, ठीक है, जो कि यहां लोकेटेड है पीनियल ग्लैंड। इस पीनियल ग्लैंड के बाद हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड, देन पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड होती है ट्रैकिया के आइदर साइड पर, है ना, आइदर साइड पर, और उन साइड्स पर, ठीक, ट्रैकिया के बोथ साइड पर, और उन दोनों को अलग अलग लोब कहते हो आप। दोनों साइड पे जो उसका पोर्शन पाया जाएगा उसे आप अलग अलग लोब कहते हो थायराइड के, थायराइड ग्लैंड के। और इस ग्लैंड के पीछे वाले हिस्से में आप देखोगे कि हर लोब में 2, इस तरह से 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, ठीक है। हर लोब में 2, इस तरीके से 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट थी, थायराइड एंड देन पैराथायराइड। फिर यहाँ लोकेटेड है क्या? लंग्स के बीच में, ठीक है, और आपका स्टर्नम के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के आगे, ठीक। क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड, बीचों बीच धसी हुई। क्या प्रेजेंट है? थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड हो गई, इतना हमने पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था इसी लेक्चर में साथ में एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, ठीक। ये हमारा सेकंड लेक्चर का पार्ट था, ये हमारा सेकंड लेक्चर का पार्ट था ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 2, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था, ये 1 का हिस्सा है हमारा। फिर हमने ये पढ़ा था, याद है, याद है सबको? ये 5 हमने पढ़ी थी पार्ट 2 में, ये 5 हमने पार्ट 2 में पढ़ी थी। देन पार्ट 3 हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ से, पैनक्रियास, ओवरी एंड टेस्टिस, यहाँ से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। पैनक्रियास, इसके बारे में हमने पढ़ा था आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में, जो कि क्या करती हैं? हार्मोन सिक्रीट करती हैं, राइट, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। फिर हमने बात की थी कहाँ पर? इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी उसकी स्पेसिफिक सेल से रिलीज हुए थे, ठीक है, अल्फा और बीटा से। देन बात की थी हमने यहाँ पर कि फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में पाई जाएंगी ओवरीज, और ये भी अपने हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ओवेरियन हार्मोन्स कहलाते। टेस्टिस भी, ठीक है, ह्यूमन मेल में पाई जाएंगी टेस्टिस, फीमेल में पाई जाएंगी ओवरीज, मेल में पाई जाएंगी टेस्टिस। टेस्टिस क्या करती हैं? ये भी अपने हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिन्हें हमने टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स कहा था, ठीक है, टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स कहा था। तो दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो अपने अपने हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। देख लो एक बार डायग्राम, फटाफट से देख लो। काउंट याद रखना, कितनी ग्लैंड्स आपको लेबल करनी होती हैं जब आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे और बताओगे,
ठीक है, कितनी ग्लैंड्स आपको लेबल करनी होती है, लेबलिंग याद रखना, नंबर याद रख लेना तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कितना है टोटल, देखो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी 2 ये हो गए, देन आपका पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस। ठीक, कितने हुए 10। चलो डन विद द डायग्राम। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या पूछा है, लिस्ट द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द फॉलोइंग। यहां पर इनसे कौन से हार्मोन सिक्रीट हुए थे ये आपको बताना है। सबसे पहला जो आपने पढ़ा था वो हाइपोथैलेमस ही पढ़ा था, और सबसे पहले पूछा है हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स। चलो देखते हैं हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। Hormones which are secreted by the hypothalamus includes releasing hormones। कौन से रिलीजिंग हार्मोन, देखो ये जिस चीज को रिलीज करते हैं ना वो वाला फिर उसको नाम दे देते हैं हम, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसे नाम क्या देते हैं हम, GnRH, यहाँ लिखते हैं GnRH कहते हैं ना इसे। इस तरीके से जो जिसे रिलीज करवाए, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये सारे आते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स की कैटेगरी में। ठीक, These hormones stimulate the secretions of pituitary hormone। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करवाते हैं। एग्जांपल्स क्या है रिलीजिंग हार्मोन्स के, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सारे किस कैटेगरी में आए, रिलीजिंग हार्मोन की कैटेगरी में आए। ठीक है, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आए, रिलीजिंग हार्मोन की कैटेगरी में। और दूसरा बात करें हम इनहिबिटिंग हार्मोन के, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपने ये तो कह दिया इसका फंक्शन क्या है, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को सिक्रीट करवाना, जाके उसको बोलना पिट्यूटरी को कि उठो जागो काम करो ये सिक्रीट करवाओ। लेकिन पिट्यूटरी को जैसे बोलना पड़ता है सिक्रीट करने के लिए, वैसे ही रोकने के लिए भी बोलना पड़ता है कि बस अब सिक्रीट करना बंद कर दो भाई, बहुत हो गया। तो वो वाले हार्मोन्स किस कैटेगरी में आएंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। मतलब 2 तरह के हार्मोन हो गए हाइपोथैलेमस के, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करवाएंगे, पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे और कहेंगे इन सबको रिलीज करवाओ, और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेंगे, उससे बोलेंगे ये सबको बंद करो। ठीक, तो दीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, thyrotropic releasing hormone, somatotropin releasing hormone and adrenocorticotropic releasing hormone। ये सब क्या हो गए, रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए। और सेकेंड टाइप इसका आ गया इनहिबिटिंग हार्मोन्स का। ये हार्मोन्स क्या करेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशंस को अब रोकेंगे। ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सोमेटोस्टेटिन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो 2 कैटेगरी में आप बताते हो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को आप 2 कैटेगरी में बताते हो, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर है आंसर। चलो नेक्स्ट पूछा है आपसे, लिस्ट द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वही सारे जो हाइपोथैलेमस उससे सिक्रीट करवाता है, बोल के चलो सिक्रीट करो, राइट। तो पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या होगा, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस को इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब भी कहा जाता है। याद है सभी को। देखो हार्मोन्स जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होंगे वो कौन कौन से हैं, देखो इसके एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सारे इसके एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं। दूसरे वाले पोर्शन की बात करें, ठीक है, हार्मोन सिक्रीटेड बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये सारे इसके एडिनोहाइपोफाइसिस वाले। न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाले ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन ये पोस्टीरियर लोब से, ठीक, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं। अब पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में,
वन बाय वन आपको ऑलमोस्ट सारे ही पूछ लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा। हाइपोथैलेमस हो ही गया है, पिट्यूटरी हो ही गया है, थायराइड पैराथायराइड यहाँ हो गया है, अगला शायद थाइमस और पीनियल आ जाएगा, राइट। देखो सी एंड डी, थायराइड एंड पैराथायराइड को भी बताना है, देख लेते हैं भाई फटाफट से। थायराइड ग्लैंड जो है वो 3 सिक्रीट करती है हार्मोन। कौन से 3? थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन सिक्रीट करता है कौन? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? T3, T4, राइट। क्या नाम दिए हुए हैं यहाँ पर? थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। अब बात करेंगे पैराथायराइड की। ये क्या करता है? पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है एक हार्मोन को जिसे आप पैराथायराइड हार्मोन कहते हो, PTH, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे आप पैराथायराइड हार्मोन कहते हो, विच इज PTH। ठीक है, ठीक है। अब क्या पूछा है? एड्रेनल। सारे ही ग्लैंड्स एक काम करते हैं ना, लाइन से जितनी 11 ग्लैंड्स लिखी है मैम सारी बता देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। लिस्ट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, है ना, यही थे। देखो अब यहाँ पर आपको बात करनी है वन बाय वन सारे के सारे ग्लैंड्स बताने का, आप समझ जाओ कि आपको बताना ही है। एड्रेनल ग्लैंड को डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स और इनर एड्रेनल मेड्यूला में। जो हार्मोन्स होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के, ये कौन से हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो हार्मोन जो कि सिक्रीट होते हैं, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से। ये वाले कौन से हो गए भाई? ये आपका एल्डोस्टेरोन हो गया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो आपका कॉर्टिजोल हो गया। ठीक है, हार्मोन्स एड्रेनल मेड्यूला की बात करें कि इससे कौन से सिक्रीट होते हैं, तो वो है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जिसे एपाइनेफ्राइन और नॉर एपाइनेफ्राइन भी कहते हैं। ठीक, ये हुए एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स। अब किसके पूछे हैं? पैनक्रियाज और टेस्टिस के पूछे हैं। देखो पैनक्रियाज और टेस्टिस से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज आर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा और बीटा सेल से सिक्रीट होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आप टेस्टिस के हार्मोन्स। टेस्टिस से सिक्रीट होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कौन सा सिक्रीट होता है? टेस्टोस्टेरोन। पूरे चैप्टर की समरी है, पूरे चैप्टर की समरी है। देन बात करें कहाँ? ओवरी एंड थाइमस को लास्ट में ले आए ये लोग, पहले होना था थाइमस। ठीक है, ओवरी की बात करते हैं। ओवरी से रिलीज होता है हार्मोन, कौन सा सिक्रीट होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन्हें ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इन्हें ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। और थाइमस से रिलीज होता है क्या? थाइमोसिन्स। थाइमस से रिलीज होते हैं कौन से हार्मोन्स? थाइमोसिन्स। नाम इनके सबके मिलते जुलते हैं, ठीक है, नाम सबके उनके ग्लैंड के साथ मिलते जुलते हैं ज्यादातर। अब बात आ रही है आपकी एंडोक्राइन सेल्स की। जो आपने हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ा था, ये वैसा ही है। एट्रियम और किडनी के हार्मोन्स। एट्रियम का हार्मोन कौन सा था? ANF। देखो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इसे क्या कहते हैं? ANF। क्या कहते हैं इसे? ANF। ठीक है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं एट्रियम्स, तो एट्रियल वॉल के टिश्यू से ये सिक्रीट होता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। अब बात करें किडनी की, तो किडनी से क्या सिक्रीट होता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये करवाता है क्या? एरिथ्रोपोइसिस, मतलब RBC फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, किडनी की JG सेल्स का हार्मोन। आगे बढ़ते हैं, और कुछ रह गया? अरे भाई GI ट्रैक्ट रह गई, अभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रह गई थी, ये कैसे नहीं पूछते? तो देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हार्मोन, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय GI ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर गैस्ट्रिन, 4 थे इसके, याद है ना, 4 थे, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन,
कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, ये 4 हार्मोन सिक्रीट हुए थे किससे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है, अब कुछ बच गया क्या? और कोई ग्लैंड बच गई क्या? नहीं बची मैम, खत्म खत्म। ठीक, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सारे के सारे ग्लैंड्स जितने आपने पढ़े हैं पूरे चैप्टर के और उनके रिस्पेक्टिव हार्मोन्स, आप समझ लो कि आपकी शॉर्ट समरी बन गई यहाँ पर। ठीक है, चलो फिल इन द ब्लैंक्स। हार्मोन्स और उनकी टारगेट ग्लैंड। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का टारगेट ग्लैंड कौन सा है? किस ग्लैंड को ये टारगेट करते हैं? थायरोट्रोफिन TSH, ये किस ग्लैंड को टारगेट करता है? कॉर्टिकोट्रोफिन ACTH, ये किस ग्लैंड को टारगेट करता है? गोनेडोट्रोपिन्स LHFSH, ये किसे टारगेट करते हैं? मेलेनोट्रोफिन MSH, ये किसे टारगेट करते हैं? इनका टारगेट ग्लैंड कौन सा है? ये तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कमेंट करना बनता है, तो जरा फटाफट से कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करना बनता है, जल्दी से कर दो जरा। क्या लगता है कौन से हार्मोन की टारगेट ग्लैंड कौन सी होगी? देखें आंसर, चारों हार्मोन्स की टारगेट 5 हैं, पांचों की कौन सी टारगेट ग्लैंड होगी? हाइपोथैलेमिक की तो आपने अभी ही देखी है, पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करते हैं ये सारे जाके। पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलते हैं चलो सिक्रीट करो, चलो बंद करो, राइट। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग एक्शन पिट्यूटरी के ऊपर दिखाते हैं। थायरोट्रोफिन ये कहाँ दिखाते हैं अपना एक्शन? थायराइड के ऊपर। कॉर्टिकोट्रोफिन एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन्स ओवरी और टेस्टी, क्योंकि दोनों ही क्या है? मेल में गोनाड्स की बात करें तो टेस्टिस, फीमेल में बात करें तो ओवरीज। गोनाड्स पे एक्ट करती हैं, है ना। देन मेलेनोट्रोफिन, ये किस पर एक्ट करेगा? मेलेनोसाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो दीज आर द टारगेट ग्लैंड्स और सेल्स और ऑर्गन्स ऑफ दीज हार्मोन्स। ठीक है, क्लियर कहानी? क्लियर कहानी? क्लियर क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ें, डन है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स। अरे मुझे लगता है इन्होंने अभी तक सबके हार्मोन पूछ लिए थे, सारी ग्लैंड के। अब ये सारे हार्मोन का फंक्शन पूछेंगे, फिर से ए से लेके आई तक कहानी चलेगी। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। इन हार्मोन्स के फंक्शन पर आपको शॉर्ट नोट देना है। सबसे पहले पूछा है आपसे कौन सा? PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, देखो पैराथायरॉयड हार्मोन, the parathyroid hormone is secreted by the parathyroid gland and its main function is to increase the level of calcium in blood. इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, याद करो हमने इसे पढ़ा कहां पर था? इसका लोकेशन क्या देखा था हमने? थायराइड के पीछे। ठीक है, 4 पैराथायरॉइड्स। पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। इसका मेन फंक्शन है क्या करना? कैल्शियम का, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना। ये प्रमोट करता है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रॉन्स ऑल्सो। मतलब बॉडी में जहां जहां कैल्शियम पाया जाएगा, जहां जहां कहां पाया जाएगा मैम? जैसे हम बात करें फिल्ट्रेट में, ठीक है, फिल्ट्रेट में जितना कैल्शियम आयन है सब का रीअब्जॉर्प्शन ये मेक श्योर करेगा कि टिब्यूल्स में, किडनी के टिब्यूल्स में कैल्शियम आयन को रीअब्जॉर्ब करो, मुझे चाहिए, ब्लड में मुझे उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो वहां से इस रीअब्जॉर्प्शन को ये मेक श्योर करेगा। जो आप खाना खाते हो, जो आपका डाइजेस्टेड पार्ट है, उस डाइजेस्टेड पार्ट से क्या करना? उससे कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब करना। ये मेक श्योर करेगा कि भाई कैल्शियम आयन कहीं भी है बॉडी में, वहां से लेके आओ, मुझे चाहिए, ब्लड में मुझे उसका लेवल इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को मेक श्योर करेगा फ्रॉम द नेफ्रॉन्स एंड ऑल्सो प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। हैंस ये अपना रोल प्ले कर रहा है क्या करने में? बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को बनाए रखने में। ठीक है, बॉडी में मतलब कहां पर? ब्लड में। ठीक है, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कैल्शियम आयंस के लेवल्स को बनाए रखने का काम पैराथायरॉयड हार्मोन करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। कहां होती है ये ग्लैंड? थायराइड के पीछे, हर लोब में 2, इस तरीके से टोटल 4। ठीक है, क्लियर है कहानी? जल्दी बता दो। PTH की कहानी क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है, थायराइड पूछेंगे। PTH की कहानी क्लियर है क्या?
पीटीएच की कहानी क्लियर है? थायराइड से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, थायराइड से स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में। थायराइड में देखो क्या बताना पड़ेगा आपको, यही बताओगे यार बेसिक से, ठीक है, कि क्या है, कहाँ से हो सिक्रीट करता है, कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, उससे क्या होता है, यही बेसिक चीजें बताएंगे। सी, तो थायराइड हार्मोन्स सच एज थायरोक्सिन, ट्राइआइडोथायरोनिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो यही वो कुछ हार्मोन्स हैं जो हमने पढ़े हैं इससे रिलेटेड। ये सारे हार्मोन्स, ठीक है, इस तरीके के हार्मोन्स, सारे नहीं है ये, और बाकी है अभी, जैसे आपका टेट्रा बाकी है, ठीक। तो यही कुछ हार्मोन्स है जो ये सिक्रीट करता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। कौन सिक्रीट करता है? थायराइड ग्लैंड, राइट। पोजीशन क्या है इसकी, कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले क्या करा करो, जब भी आपसे किसी भी ग्लैंड के बारे में पूछें तो फटाफट से बता दिया करो कि ये यहाँ पाया जाता है, ऐसा दिखता है, इस तरीके के हार्मोन को सिक्रीट करता है, और उन हार्मोन से ये होता है। ओके, इस तरीके से 3-4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे हर चीज को बताने के लिए, और आप उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर कर पाओगे, है ना। तो यहाँ क्या बता दें हम, सबसे पहले नहीं ये बता दें कि ये होता कहाँ पर है। कहाँ होता है थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड होता है मैम हमारी जो वॉइस बॉक्स होती है ना, आप मान लो कि आपने ऐसा बना दिया, क्या बड़ा अजीब सा बनाया मैम आपने जो भी बनाया, ठीक है, आप मान लो कि आपने ये बना दिया आपकी वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के बाद आप बना रहे हो क्या, ऐसे रिंग वाला, ठीक है, ऐसे रिंग वाला क्या बना रहे हो आप, ट्रैकिया, ठीक है, ऐसे रिंग वाली क्या बना रहे हो आप, ट्रैकिया। अब मैं ये कहूं कि इस वॉइस बॉक्स और इस ट्रैकिया के बीच में पाया जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पे मैम क्या इमरती बना रहे हो आप, ठीक है, ऐसे करके इस वॉइस बॉक्स और ट्रैकिया के बीच के रीजन में ऐसे करके मैम ये क्या इमरती जलेबी बना रहे हो आप, हैं? चल क्या रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा। पर देखो बनते बनते ये इमरती जलेबी से आपको एकदम से, अब ध्यान से देखोगे अगर, तो आपको नजर आएगा इसमें थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर। बताओ किस किस को नजर आया, किस किस को नजर आया, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना किस किस को नजर आया थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर। इमरती दिखते दिखते एकदम से थायराइड दिखने लगी, यस मैम। और इसको मैं अगर मैं कहूँ मुझे इसको डिवाइड करना है कितने लोब्स में, 2 लोब्स में, तो मैंने ऐसे कर दिया, ट्रैकिया के आइदर साइड पर आपको थायराइड ग्लैंड का जो हिस्सा नजर आता है उसी को आप पूरी शिद्दत से कहते हो क्या, लोब, राइट। है तो पूरी थायराइड ग्लैंड, लेकिन ये हो गए इसके लोब, ठीक है। दिस इज द लोब 1, दिस इज द लोब 2, ठीक, लोब 1 एंड लोब 2। थायराइड ग्लैंड के आप ट्रैकिया के आइदर साइड वाले हिस्से को, ठीक है, एक साइड वाला हिस्सा लोब 1, दूसरे साइड वाला हिस्सा लोब 2, इस तरीके से बताओगे। अब आप सोच रहे होगे कि मैडम आपने बना तो बहुत सही दिया, पर आपका बनाने का तरीका बड़ा मजाकिया था, ठीक है। इमरती जलेबी बनाते बनाते आपने थायराइड बनाई तो पहली बार देखा है, तुम भी बना सकते हो, ठीक है। इमरती बनाना ऐसे गोल 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 गोल, उलझी उलझी उलझी, और एकदम से तुम्हें इमरती दिखना बंद हो जाएगी और थायराइड दिखने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया हमने आज थायराइड को, जिसमें आपने देखा कि यहाँ है लोब 1, यहाँ है लोब 2, और इसी को अगर आप बोलोगे कि ए पलट ना, पलट, तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा बताओ ना। अगर आप इसी को बोलोगे कि पलट मतलब इसका पीछा, राइट, आप इसको पीछे देखोगे अगर, तो आप बोलोगे, देखो मैं पीछे वाला हिस्सा बता रही हूँ, तो आप क्या देखोगे कि एक लोब में आपको नजर आएंगे इस तरीके से 2, ठीक है, एक लोब में नजर आएंगे आपको इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर, और इन्हीं को आप कहते हो पैराथायरॉइड, जो आप जस्ट अभी अभी पढ़ के आए हो, है ना। पीछे वाले हिस्से में होंगे, लेकिन ये यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं, पीछे, राइट। तो इस तरीके से थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में 2 पैराथायरॉइड आपको दिखाई देंगे, दूसरे लोब में भी पीछे 2, इस तरीके से प्रॉपर 4। तो अब आ जाते हैं अपन, मैम पैराथायरॉइड तो बहुत पढ़ लिया, थायराइड पे आते हैं। थायराइड को देख लिया आपने, लोकेशन कहाँ है, वॉइस बॉक्स ट्रैकिया के बीच में कहाँ पाया जा रहा है, बढ़िया तरीके से फैला हुआ इमरती जलेबी से बनता बनता स्ट्रक्चर, लोब 1 एंड लोब 2 में आप इसे डिवाइड करते हो, ठीक है। कहानी बताओ, ठीक है क्या, ठीक है क्या,
ठीक है क्या? चलो हार्मोन की कहानी पे आते हैं। थायरोक्सिन मेंटेन करता है, देखो आपने बता दिया लोकेशन, आपने बता दिए लोब्स, आपने बता दिया कि हार्मोन किस तरीके के सिक्रीट करता है। अब आप वन बाय वन क्या बताने लगो कि हार्मोन करते क्या हैं। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन करते क्या हैं? ना सिक्रीट हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्या बॉडी में? कोई तो ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा जो थायराइड से एसोसिएटेड होगा, जिसकी वजह से अगर ये ना करे अपने हार्मोन को सिक्रीट तो बॉडी को दिक्कत तो होगी। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कुल मिला के बात ये है। तो देखो थायरोक्सिन मेंटेन करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है थायरोक्सिन, और रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कैसे कैसे हम कैसे मान ले कैसे करता है? हाँ, कौन सा मैकेनिज्म है इसके पास ऐसा जिससे ये सबका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहा है? ऐसे कैसे हम कैसे मान ले? हाँ भाई, ये से कैसे मान ले वाली बात तो तुम बिल्कुल करो ही मत यार। पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो, इन डिटेल फिनोमिना समझ के आए हो, हैं? भूल गए हो क्या? जाओ फटाफट से फिर से पढ़ लो। हिम्मत कैसे हुई आपकी ये कहने की कि हम कैसे मान ले? जब पहली बार पढ़ाया था तब ऐसा कह सकते थे, अब नहीं कह सकते हो। ठीक, चलो तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय थायराइड हॉर्मोन्स। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म तो मेंटेन कर ही रहा है, अदर देन दैट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन कर रहा है। अब बोलोगे मैडम छोड़ा क्या इसने, सब कुछ तो मेंटेन कर रहा है ये। हाँ ना भाई, तो यही तो है उसकी इंपॉर्टेंस, यही तो है उसकी कीमत। एंड थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कराता है, लो करवाता है इन ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को जब भी इंक्रीज हो जाए ये क्या करवाता है? डिक्रीज करवाता है। कौन? इसका थायरोकैल्सिटोनिन। कौन? इसका थायरोकैल्सिटोनिन। And it plays a significant role in calcium levels along with पैराथायरॉयड हार्मोन। याद करो, जो इसी के पीछे पाए जा रहे हैं पैराथायरॉयड, वो क्या करवाते हैं? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाते हैं। जस्ट अभी पढ़ के आए हो ना, क्या करवाते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन्स? ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करवाते हैं। कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी मिल जाए कैल्शियम आयन, पकड़ के ले आते हैं, मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है इसकी, सख्त जरूरत है मुझे इसकी, मुझे इससे ब्लड में कैल्शियम आयंस के लेवल को इंक्रीज कराना है। जहां कैल्शियम आयन मिले पकड़ के लेके आओ, मुझे चाहिए। कौन बोलता है ऐसा? PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन्स। कहां से पकड़ के लाएगा मैम ये बॉडी से? मान लो अपन बात कर लेते किडनी की, ठीक है, तो वहां जितना भी फिल्ट्रेट है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है ये बिल्कुल एक्टिवली, पूरी बिल्कुल गिद्ध की आंख गड़ा के बैठा रहता है कि कैल्शियम आयन है क्या फिल्ट्रेट में? है, 180 लीटर बनाया है, कैल्शियम आयन कितना है? जितना भी है पूरा रीअब्जॉर्ब करा लो, एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए। कौन देखता है इस बात को? PTH देखता है, पैराथायरॉयड हार्मोन देखता है। जितना भी कैल्शियम आयन है ना किसके अंदर? पूरे फिल्ट्रेट के अंदर करवा लो रीअब्जॉर्ब सारा का सारा रीनल ट्यूब्यूल से। एक्सक्रीट मत कर देना गलती से भी, मैं बैठा हूं इधर देखने के लिए। कौन रेगुलेट कर रहा है? PTH रेगुलेट कर रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो डाइजेस्टेड फूड है वहां से उसको वापस से क्या करवा लेना? वापस से क्या, वहां से तो पहली बार एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो वहां से उसका एब्जॉर्प्शन करा लेना। मतलब बॉडी में जहां से भी जो एक्सक्रीट होने जा रहा है मटेरियल, वहां से भी उसमें जितना कैल्शियम आयन है पूरा दे दो, एक्सक्रीट नहीं कराना। और जो नया फूड आया है, डाइजेस्ट हुआ है अभी उससे भी जितना कैल्शियम आयन आया है सारा का सारा दे दो, एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये क्या कर रहा है? पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करा रहा है। लेकिन भाई हर चीज की अति बेकार होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए हमें। तो जब अगर लगेगा कि ब्लड में कैल्शियम आयन बहुत इंक्रीज हो गया है तो ये थायरोकैल्सिटोनिन अपना रोल प्ले करेगा, ये थायरोकैल्सिटोनिन अपना रोल प्ले करेगा और उस आयन लेवल को डिक्रीज करा देगा, मतलब बैलेंस मेंटेन करेगा, राइट? क्या करेगा? बैलेंस मेंटेन करेगा अलोंग विद पैराथायरॉयड हार्मोन। क्लियर कहानी?
पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा। इसका स्पेसिफिक काम क्या है? लो करना। पीटीएच का स्पेसिफिक काम क्या है? हाई करना। क्लियर है क्या कहानी? क्लियर है क्या कहानी? हाँ, ना, यस, नो, मे बी, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है फटाफट से आंसर करो। क्लियर है कहानी भाई? थायराइड और पैराथायराइड की कहानी जो है वो बढ़िया मिली जुली सी कहानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थाइमोसिन्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स। थाइमोसिन्स ये क्या है? ये थायराइड से रिलीज होते हैं या थाइमस से? बताओ। थाइमोसिन्स थाइमस के हॉर्मोन्स है भाई। सी, थाइमोसिन इज सिक्रीटेड बाय थाइमस ग्लैंड। सबसे पहली बात आपको यही बतानी थी कि थाइमोसिन सिक्रीट होता है थाइमस ग्लैंड से। ठीक है, थाइमोसिन सिक्रीट होता है थाइमस ग्लैंड से और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में? हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्ट करने में। हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड ऑल्सो प्रमोट्स द रिप्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज को बनाने में भी ये बहुत हेल्प करता है, प्रमोट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। ठीक है, बचाता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस एजेंट से। कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से रिलीज होता है? थाइमस ग्लैंड से। ठीक, एंड इट प्रोवाइड्स बोथ सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पर? सेक्स ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में भी। ठीक है, थाइमोसिन्स सेक्स ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से भाई आपने देखा कि थाइमोसिन अपना रोल कहाँ प्ले कर रहा है। ठीक है, किस किस रीजन में जाके ये हमारी बॉडी में हमें हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है हमें असिस्टेंस। ओके, अब देखो आपसे पूछा है फंक्शन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स क्या करते हैं? देखो देखो देखो, द लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस एंड्रोजन्स सच एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस की जो लेडिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? पढ़ा है ना हमने, जस्ट प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। टेस्टिस की जो लेडिक सेल्स होती हैं, जिन्हें और क्या कहते हैं? जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करती हैं? ये एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करती हैं। एंड्रोजन्स मतलब, एंड्रोजन मतलब सारे के सारे टेस्टिकुलर हार्मोन। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन वो है कौन? ये है मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, जो रेगुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सच एज फेशियल हेयर्स, हॉर्स वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एटसेट्रा। मेल बॉडी में राइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को मेक श्योर करना, वॉइस की जो पिच मेल्स की डिफरेंट होती है उसे मेंटेन करना, फेशियल हेयर्स को डेवलप करना एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स के, विच इज द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, किस ग्रुप में, किस कैटेगरी में आप इन्हें डालते हो? ये कहलाते हैं एंड्रोजन्स या टेस्टिकुलर हार्मोन्स। सिक्रीट होते हैं कहाँ से? लेडिक सेल्स, जिन्हें और क्या कहते हैं? टेस्टिस की लेडिक सेल्स से, जिन्हें और क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी चीज क्लियर हुई कहाँ से, किस सेल से सिक्रीट होते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इतनी चीज क्लियर हुई। एंड ये और क्या करते हैं एंड्रोजन्स? एंड्रोजन्स ऑल्सो रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस मेल एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, कई सारे मेल सेक्स एसेसरी ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ये मेक श्योर करते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, उसके और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात तो हम कर ही रहे हैं। अदर देन दैट जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती हैं और मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके भी डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं एंड्रोजन्स।
अब ये मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स कौन सी थी और कौन सी ग्लैंड्स थी, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है, पूरा लिस्ट मैंने बनवाया था। देखो ये क्या करते हैं भाई, अगर मैं बात करूं डक्ट्स की, तो डक्ट्स में हमने कौन कौन सी डक्ट्स पढ़ी थी, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। सबसे पहले आता है रेटिटेस्टिस, देन आता है वास एफरेंशिया, देन आता है एपिडिडाइमिस, देन आता है वास डिफरेंस। ये क्या है, डक्ट्स। इनमें से ये कह रहे हैं कि भाई एंड्रोजन्स आल्सो रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ various male sex accessory organs such as epididymis and prostate glands, जैसे कि epididymis और prostate gland, and it stimulates spermatogenesis and formation of mature sperms। ये spermatogenesis को भी stimulate करता है और mature sperm का formation कराता है। and it also influences male sexual behavior, मेल्स के सेक्सुअल बिहेवियर को भी यही स्टिमुलेट कराता है। ठीक है, क्लियर कहानी, क्लियर कहानी। तो एंड्रोजन्स क्या है, एंड्रोजन्स है टेस्टिक्युलर हार्मोन्स जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस से रिलीज होते हैं। ठीक है, टेस्टिस की भी कौन सी सेल से रिलीज होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल से। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं इन सेल्स की लोकेशन क्या थी। आप ये समझो कि टेस्टिस का शेप कैसा, ओवल। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बताया था कि इसके अंदर होते हैं अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स, जिसमें मैं आपको सिर्फ अभी 3 दिखा रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं एक टेस्टिस में, और इन कंपार्टमेंट्स को आप कहते हो टेस्टिक्युलर लोब्यूल। इन लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इन ट्यूब्यूल्स के बाद ध्यान देना, इन ट्यूब्यूल्स के बाद ध्यान देना कि ये जो लोब्यूल का पूरा हिस्सा है ना, और उसके अंदर ये 3 ट्यूब्यूल है, तो उसके बाद अब जो बाहर वाला आउटसाइड स्पेस बचा है ना इन ट्यूब्यूल से, जो आउटसाइड स्पेस बचा है, इस स्पेस को, ठीक है, इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इस स्पेस में जो सेल्स पाई जाएंगी उन सेल्स को ही आप इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हो। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हो इसी स्पेस में पाई जाने वाली सेल्स को। ठीक है, यहां से सिक्रीट होते हैं ये एंड्रोजन्स, टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जो कि हर लोब में इतनी सारी सेल्स से हो रहे हैं रिलीज, हर एक टेस्टिस में। ठीक है, क्लियर कहानी। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। ईस्ट्रोजन्स, अब बात आ गई ओवरी की। सबकी बात हो गई है, टेस्टिस की बात भी हो गई है, तो ओवरी क्यों पीछे रहे। अब बात करते हैं ईस्ट्रोजन्स की। ईस्ट्रोजन्स क्या करते हैं, देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। ईस्ट्रोजन्स ये क्या करते हैं, देखो देखो देखो, ईस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। ईस्ट्रोजन वो फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल, जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड अदर सेक्सुअल बिहेवियर्स। और ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स में एंड इन्फ्लुएंसेस फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया हुआ है, राइट। जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट को भी ये मेक श्योर करेगा, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये रेगुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल द सेक्स ऑर्गन्स ये मेक श्योर करेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, ईस्ट्रोजन की, विच इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, क्लियर कहानी। कहां से रिलीज होगा, ओवरीज। कहां से रिलीज होगा, ओवेरियन हार्मोन है ये। ठीक है, चलो अब पूछा है आपसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन
ये क्या है? ये हैं हार्मोन्स किसके? ये हार्मोन्स हैं पैनक्रियाज के। किसके हार्मोन्स हैं ये? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। किसके हार्मोन्स हैं ये हैं पैनक्रियाज के हार्मोन्स। पैनक्रियाज में ये कहां से रिलीज होते थे? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल से। इसके अंदर भी दो तरह की सेल थी, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल और बीटा सेल, ठीक है, वहां से रिलीज होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं फटाफट से क्या करते थे ये। ग्लूकागॉन और इंसुलिन सिक्रीट होते हैं पैनक्रियाज की सेल्स से, जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को एक क्या करता है इनमें से? बढ़ाता है, दूसरा क्या करता है? घटाता है। इंक्रीज करने वाला कौन था और डिक्रीज करने वाला कौन था? आंसर छुपा रही हूं मैं, फटाफट से जरा कमेंट करना, जल्दी से जरा कमेंट करना। इंक्रीज करने वाला कौन था और डिक्रीज करने वाला कौन था? इन दोनों में से। और इनमें से कौन अल्फा सेल से सिक्रीट होता है और कौन बीटा से? जल्दी बताओ, इनमें से कौन? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो दो तरह की सेल्स उसमें होती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो इनमें से कौन सा हार्मोन अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, कौन सा बीटा से सिक्रीट होता है? कौन सा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है और कौन सा डिक्रीज करवाता है? जल्दी बताओ 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 बताओ। इसमें इसी वजह से एक को हाइपरग्लाइसीमिक कहते हैं और एक को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। कौन है कौन है कौन है? कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? जल्दी बताओ। हाइपरग्लाइसीमिक, हाइपोग्लाइसीमिक, कौन सा ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा और कौन सा इंक्रीज करेगा? कौन सा अल्फा सेल से सिक्रीट होगा और कौन सा बीटा सेल से सिक्रीट होगा? बताएंगे जल्दी से? चलो मैडम, कर दिया कमेंट, हमने तो कर दिया ना कमेंट, पक्का कर दिया सभी ने। चलो देखेंगे आंसर। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इनकी कहानी में क्या हुआ है भाई? ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो है ये पैनक्रियाज की सेल से सिक्रीट होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती हैं, ओके, जो कि मेंटेन करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। जबकि बीटा सेल्स क्या करती हैं? इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं और ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है लिवर में ग्लाइकोजन के स्टोरेज को। ठीक है, दिस रेगुलेट्स स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। लिवर में ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखना, ये रेगुलेट करेगा इंसुलिन। ठीक है, फटाफट से भाई जो मैंने पूछा है वो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ाया है। ठीक है, अगर भूल गए हो या नहीं देखा है कल का लेक्चर तो जाके जरूर देखना, सारी चीजें मैंने कल ही बताई हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन के फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन क्या कर रहा है? ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ध्यान दो, पढ़ाया हुआ है कल का ही सारा। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, मतलब कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। द रैपिड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू ग्लाइकोजन इन हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे देखो इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ठीक है, जो रैपिड कन्वर्शन होगा ग्लूकोज का ब्लड से किस में? ग्लाइकोजन में। कहाँ होगा? हेपेटोसाइट एडिपोसाइट्स में। इससे क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। यही कहा था ना मैंने कि एक लेवल को डिक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करेगा। तो देखो इंसुलिन आया क्या करने? डिक्रीज करने। इंसुलिन आया क्या करने? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराने। कैसे डिक्रीज कराया उसने? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। कहाँ स्टोर करवा दिया? लिवर में, राइट। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो इंसुलिन करता है क्या? इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑल्सो एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब बचा कौन? ग्लाइकोजन की बात करें, सॉरी ग्लूकागॉन की बात करें। इंसुलिन क्या कर रहा है? डिक्रीज। ये क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। इसका मेन फंक्शन ही होता है
ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना जब भी उसकी डिफिशियंसी आ जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ये, सिंपल। ये बना रहा है और ये तोड़ रहा है। ठीक है, वो बना रहा है तो मतलब डिक्रीज कर रहा है, ये तोड़ रहा है तो मतलब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, किसे? ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, ये क्या बना रहा है? ये ग्लाइकोजन बना रहा है। ग्लाइकोजन बना देगा तो ग्लूकोज कम हो जाएगा ना, तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, लो कर दिया। और ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है। ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो ग्लूकोज बनेगा ना, तो मतलब इसने ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करने का काम किसका? ग्लूकागॉन का। और डिक्रीज करने का काम किसका? इंसुलिन का। ठीक है, कहानी सिंपल सॉर्टेड कहानी। बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जल्दी बताओ। यहां तक कहानी सिंपल सॉर्टेड मस्त। बहुत सारे हार्मोन्स, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर का समरी पिछले 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से चल रहा है। क्लियर है कहानी यहां तक? सारे के सारे हार्मोन हम देख चुके हैं, सारे के सारे हार्मोन हम देख चुके हैं। भले आप देखो यहाँ पे, देखो कितने हार्मोन्स देख लिए हमने। हमने स्टार्ट किया था शायद पैराथायरॉइड से स्टार्ट किया था। ये पैराथायरॉइड से स्टार्ट करके थायराइड, थाइमोसिन, थाइमोसिन्स, एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सारे हमने देखे। और उससे पहले हमने सारी ग्लैंड्स डिस्कस करनी थी। तो मतलब पूरा चैप्टर का आपका समरी जो है वो बन चुका। अब देखना है हमें क्या, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ दीज थिंग्स। चलो, तो मतलब ये तो 1 वर्ड आंसर्स हो गए आपके, ये तो 1 वर्ड आंसर्स हो गए। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन एंड हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। आपको एक हाइपरग्लाइसीमिक और हाइपोग्लाइसीमिक बताना है, जो मैंने आपसे जस्ट अभी कमेंट करने को कहा था। अगर आपने कर दिया तो आपको देखो वो आंसर तो बना ही, ये आंसर भी बन गया। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कौन सा है और हाइपोग्लाइसीमिक कौन सा है? देखो, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है आपका ग्लूकागॉन, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराएगा। हाइपर मतलब ओवर, ज्यादा, राइट, इंक्रीज। और दूसरा इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराता है, लो करता है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिक। ठीक, सिंपल। अब देखो, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन जो ब्लड में कैल्शियम आयंस के लेवल को बढ़ाए, वो हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। ऐसा कौन था? पीटीएच। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिक। और अगर हाइपोकैल्सीमिक बोलूं तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा मैम थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन्स हो जाएंगे, है ना। तो देखो, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन कौन सा हो गया आपका? पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच। ये ब्लड में कैल्शियम आयंस के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक, अब बात करें हम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स कौन से हैं, इनका एग्जाम्पल दे देते हैं। तो भाई हमने देखा LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या थे? ये थे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, है ना। प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, ये कौन सा हो सकता है? बताओ जल्दी, इसका क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, उसके नाम में ही छुपा था आंसर उसका। ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो कि ब्लड प्रेशर को लो करवाता है। कौन सा हार्मोन पढ़ा है आपने ऐसा? और एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन्स। नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है, स्ट्रेस की कंडीशन में वो रिलीज होता है। और फिर उसको वापस से लो करवाने का काम कौन करेगा? नॉर एड्रेनलिन, मतलब नॉर एपिनेफ्राइन। ठीक, एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन्स की कहानी देखते हैं, इसके एग्जाम्पल। तो एंड्रोजन का हमने जस्ट अभी देखा है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ईस्ट्रोजन्स, ठीक है, ईस्ट्रोजन में आप एग्जाम्पल ले सकते हो ईस्ट्राडायोल। ठीक, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन्स का एग्जाम्पल हमने अभी देखा, और ईस्ट्राडायोल। ठीक, ये हुए आपके 1 वर्ड आंसर सारे। आप क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोनल डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। कौन सी हार्मोनल डेफिशिएंसी इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायबिटीज मेलाइटस के लिए। विच हार्मोनल डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग? डायबिटीज मेलाइटस। Which hormonal deficiency is responsible for the following? Diabetes mellitus, diabetes insipidus और diabetes mellitus दोनों आपने पढ़े हैं। Diabetes mellitus के लिए कौन से हार्मोन की डिफिशियंसी से ये होता है, बताएंगे जरा, फटाफट से कमेंट करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस की कहानी को समझते हैं,
सी क्या है ये? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली हाई ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल्स एबनॉर्मली, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं, इस कंडीशन को, ठीक है, इस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये होता है किसकी वजह से? इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से। कब होता है ये? इंसुलिन हार्मोन डिफिशियंसी की वजह से ये होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली हाई ग्लूकोज लेवल्स in the blood due to the deficiency of hormone called as insulin। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? याद है ना हम सबको? इंसुलिन का काम है मैम ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को लो करके रखना। तो अगर इंसुलिन हार्मोन ही कम होगा तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको डाउन कौन करेगा? उसे मेंटेन कौन करेगा? डाउन नहीं करेगा अगर कोई भी, तो वो हो जाएगा हाई। ऑब्वियस सी बात है, एबनॉर्मली हाई होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। और इस एबनॉर्मली इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड को ही आप कहते हो डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, क्लियर कहानी? किसकी डिफिशियंसी से हुआ? इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी से हुआ। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इंसुलिन को देकर, इंसुलिन थेरेपीज से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन से ट्रीट कराया जाए और ग्लूकोज क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, समझेंगे भाई। विच हार्मोनल डिफिशियंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग? कौन सी हार्मोनल डिफिशियंसी से ये डिजीज होती है? गॉइटर। देखो अभी आपने देखा था डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन की डिफिशियंसी से हुआ, अब आपको ये डिजीज बतानी है कि ये किस हार्मोन की डिफिशियंसी से होती है। सी, तो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मली क्या हो जाए? एनलार्ज हो जाए। जो थायराइड ग्लैंड हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, याद है, इमरती जलेबी बनाई थी, तो अगर थायराइड ग्लैंड क्या हो जाए? एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, तो इससे होती है ये डिजीज। और ये हुआ किस वजह से है? It occurs due to the deficiency of thyroxine hormone in the body। अगर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा तो ये डिजीज होगी कि थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी? एनलार्ज हो जाएगी एबनॉर्मली, और इस डिजीज को ही आप कहोगे गॉइटर। ठीक चलो नेक्स्ट डिजीज पूछिए आपसे, क्रेटिनिज्म। ये क्या है? ये सारे के सारे जो आपके फिनोमिनाज हैं ये आपने पढ़े हुए हैं, राइट? देखो तो यहां पर पूछा है कि किस हार्मोन की डिफिशियंसी से क्रेटिनिज्म होता है। क्रेटिनिज्म है क्या? ये होता है, इसका मतलब होता है कि जो ग्रोथ है वो क्या हो जाए? रुक जाए, पॉज हो जाए, ठीक है, एबनॉर्मल रहे, कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, सी, तो क्रेटिनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टंटेड ग्रोथ इन द बेबी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन द बॉडी। बॉडी में थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी से ये होता है कि ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, पॉज हो जाती है। सॉरी देखेंगे क्रेटिनिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ग्रोथ है वो क्या हो जाए? रुक जाए, पॉज हो जाए, इनकम्प्लीट ही रह जाए, अधूरी रह जाए। दैट स्टंटेड ग्रोथ इन द बेबी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से बेबी की ग्रोथ रुक जाए, इनकम्प्लीट हो, पूरी ना हो पाए, इस स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द बेबी को ही क्रेटिनिज्म कहा जाता है। ठीक, थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी से ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन चेंज हुआ है। क्या पूछ रहे हैं? ब्रीफली मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एग्जांपल लेकर हमने समझा था मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कि ये किस तरीके से अपना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैसे एक्शन दिखाते हैं। ओके, तो आपको एक्शन ऑफ एफएसएच बताना है। ठीक, तो यू हैव टू ब्रीफली मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच। ओके, चलो आ जाओ देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच is secreted by the pars distalis region of the anterior pituitary। ठीक है, anterior pituitary के पास डिस्टालिस रीजन से ये सिक्रीट होता है। कौन सिक्रीट होता है? सिक्रीट होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पढ़ा है ना हमने, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आके इस
एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है कि चलो 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 क्या करो, सिक्रीट करो अपने गोनाडोट्रोफिन्स को। गोनाडोट्रोफिन्स को फिर पिट्यूटरी क्या करती है, रिलीज करती है। गोनाडोट्रोफिन में ही आता है FSH, ठीक है, FSH। ये क्या है, गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन, राइट, गोनाडोट्रोफिन है। और बात करें किसकी, और बात करें किसकी, और कौन है इसके अलावा गोनाडोट्रोफिन में, LH और FSH, राइट, ये दोनों गोनाडोट्रोफिन्स हैं। इसके बाद बात करें कि इट रेगुलेट्स, क्या करता है ये, इट रेगुलेट्स। देखो हमसे पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है, हम मैकेनिज्म बताएंगे भी, लेकिन पहले हम ब्रीफ तो दे देंगे FSH है क्या, कहां से रिलीज हुआ, किसने किया, किस पर्पस से किया, ठीक। तो ये क्या करता है, ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस ह्यूमन बॉडी की रेगुलेट करता है। इन द ओवरी, ओवरी के अंदर FSH का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है। ओवरी में FSH जाके, जो ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज आती है ना, मेंस्ट्रुअल फेज में एक पढ़ी आपने, जिसमें क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो कंप्लीटली क्या होता है, डेवलप होता है। किस में डेवलप होता है, मैच्योर फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने तक की पूरी स्टेजेस, ठीक है। इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट को कौन करवाता है, इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवरी के फॉलिकल्स की ग्रोथ और मैच्योरेशन कराना FSH का काम है। एज द फॉलिकल ग्रोज एंड मैच्योर्स, जैसे जैसे ये फॉलिकल ग्रो होगा, मैच्योर होगा, इट रिलीजेस एन इनहिबिटरी हार्मोन, ये एक इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज करने लगेगा, ठीक है। उसे कहते हैं हम इनहिबिन, जो कि FSH के प्रोडक्शन को रोक देगा, ठीक है। क्लियर कहानी। देखो ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि मैम हार्मोन्स की कैटेगरी दो थी, रिलीजिंग हार्मोन्स, लेकिन ये हाइपोथैलेमस की थी, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये कैटेगरी कहाँ से थी, ये कैटेगरी थी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की, क्योंकि इनको काम करना होता है किसके ऊपर, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को काम करना होता है पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी से इन्हें हार्मोन रिलीज भी करवाना होता है और पिट्यूटरी को उन्हें बोलना भी होता है कि बस अब इसको बंद कर दो, बस करो, बहुत हो गया। इनहिबिट भी करवाना होता है हार्मोन के सिक्रीशन को, ठीक है। तो रिलीजिंग काम भी करवाना है और इनहिबिट भी करवाना है, तो इनके लिए इनके पास अलग अलग हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के लिए। इसीलिए हमने उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया था कि हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन जो पिट्यूटरी से उसके हार्मोन को रिलीज करवाए वो कहलाएंगे रिलीजिंग हार्मोन्स, और हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी से उसके हार्मोन को अब रिलीज करना बंद करवाएं वो कहलाते थे इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो ये उसी कैटेगरी का हार्मोन है इनहिबिन, ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन है, देखो इनहिबिटरी हार्मोन है, ओके। चलो अब देखते हैं हम इसका एक्शन कि ये कैसे अपना एक्शन दिखाएगा। चलो भाई एक्शन करके दिखाओ दो चार। एक्शन ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बाय बाइंडिंग टू इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। इसके जो रिसेप्टर्स हैं, ध्यान देना, हमने ये जस्ट कल ही पढ़ा हुआ है, कल ही के लेक्चर में पढ़ा है। इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कैसे हैं, इसके रिसेप्टर्स हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और हमने पढ़ा है कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हमेशा मेम्ब्रेन तक सीमित रहता है, सेल के अंदर नहीं आता लेके हार्मोन को, है ना। तो यहाँ पर ये FSH जो हार्मोन आया है ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो गया, लेकिन अब ये अंदर नहीं आएगा, है ना, ये अंदर नहीं आएगा हार्मोन अपना काम करने के लिए, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के अंदर तक नहीं लेकर आ जाएगा, ये मेम्ब्रेन तक सीमित रहेगा, ठीक है। ये हो गई ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। अगर ये अंदर नहीं आएगा तो सेल के अंदर मैसेज को पहुंचाएगा कौन, प्राइमरी मैसेंजर तो वो खुद है हार्मोन, हार्मोन खुद क्या है, केमिकल मैसेंजर्स ही तो है, तो प्राइमरी तो वो खुद हो गया, लेकिन
अब उसे सेल के अंदर भेजना होगा सेकेंडरी मैसेंजर को, सेकंड मैसेंजर को। तो जैसे ही उसने जाके मेम्ब्रेन पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, डेवलप किया, जनरेट किया सेकेंडरी मैसेंजर को, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, देन बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस के थ्रू जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आना था, जो चेंज आना था, वो आ गया, ओवेरियन ग्रोथ हो गई। ओवेरियन ग्रोथ मतलब ओवरी के फॉलिकल्स की ग्रोथ हो गई। ठीक है, इस तरीके से FSH एक्ट करता है। तो स्टेप्स कैसे डिफाइन करोगे आप कि देखो FSH क्या करेगा, बाइंडिंग ऑफ FSH हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, वो दिख रहा है, and the formation of this complex leads to biochemical changes in the ovarian follicle। और इस कॉम्प्लेक्स के बनने से जो बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे ओवेरियन फॉलिकल्स में, ठीक है, जो कि ओवरी में प्रेजेंट है, ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर होंगे और रिलीज करेंगे मैच्योर ओवम को फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए। ये तो FSH का रोल हो गया। ठीक, पर हार्मोन ने किस तरीके से, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने किस तरीके से एक्ट किया और अपना रिएक्शन अंदर तक कॉज किया, ये आप समझे। प्राइमरी मैसेंजर ये खुद है, और क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन तक सीमित है तो अंदर सेल में पहुंचाने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर ये जनरेट करेगा, और उसके थ्रू बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे, रिस्पॉन्सेस आएंगे, और फिर आ जाएगा फिजियोलॉजिकल चेंज, मतलब कि ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरेशन। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है कहानी। चलो लास्ट क्वेश्चन, छोटू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया हुआ है आपको T4, बी में पूछा हुआ है आपसे, बी पार्ट में PTH पैराथायरॉयड हार्मोन, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बताएंगे जल्दी से इनके बारे में, क्या लगता है किससे मैच करोगे आप इन्हें? हाइपोथैलेमस, थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड। मैम आपने तो सब बता दिया। अरे यार शिट शिट, सब बता दिया मैम आपने। अभी आपने बोला T3 T4 सब थायराइड वाले थे, ये ट्राइआइडोथायरोनिन हैं, ये सब थायराइड वाले थे। अभी आपने बोला पैराथायरॉयड से रिलेटेड है PTH। अभी आपने बोला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। LH क्या है? पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है। तो मैच तो मैम आपने सारा बना ही दिया, राइट? क्या बना मैच? A और PTH का ये रहा PTHB। C के लिए कहाँ गया आपका? GnRH हाइपोथैलेमस, ये C, और LH पिट्यूटरी, ये D। ठीक है, तो क्या नंबर बताओगे आप? 2, 4, 1 एंड 3। 2, 4, 1 एंड 3। ठीक है, क्लियर? देखो T4, T3 T4 किसके हार्मोन हैं? थायराइड के। ठीक है, PTH पैराथायरॉयड, GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी का ही है। तो ये हो गए इसके करेक्ट आंसर्स। बहुत सिंपल था मैथ द कॉलम, बहुत सिंपल था मैथ द कॉलम, और NCERT सॉल्यूशंस भी सारे हो गए हैं डन। ठीक है, आप ये समझो कि आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी डन हो गई है विद कंप्लीट चैप्टर्स, कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस। ओके, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स आपके खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? अब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और लेकिन वो तीनों चैप्टर्स बहुत बढ़िया वाले चैप्टर्स हैं। बहुत सारी साइकिल, बहुत सारे प्रोसेसेस, रिएक्शंस, ठीक है, सब कुछ उसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। अब मजा आने वाला है। तो प्लांट फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी डाउट बाकी रह गया है ना, तो फटाफट से पूरा रिवाइज मान लेना, जैसा कि मैं इतने दिन से डेली कह ही रही थी, इसीलिए कह रही थी। पूरा रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट है अभी के अभी, ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी मुझे पूछ लेना। कमेंट सेक्शन आपके लिए दिया हुआ है, लाइव चैट में मत ड्रॉप करना, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना रीजन क्या है ऐसा कहने के, कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डाउट, सारी चीजें अभी क्लियर कर लो, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो तब तक उन चीजों को मिक्स मत कर लेना। ओके, तो सारे डाउट्स मुझे फटाफट से भेज देंगे कमेंट बॉक्स में। सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट करना नहीं भूलेंगे।
ठीक है, कहाँ मिलेंगे सारे लेक्चर्स आपको रिवाइज करने के लिए? आपको पता ही है, आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट का पूरा कोर्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे, मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट निकालोगे, क्लास 11th बायोलॉजी, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और बिगनिंग के जो चैप्टर्स हमने लाइव लेक्चर्स में कंप्लीट किए थे वो आपको लाइव की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस वाले सारे सेशन, सारे लाइव सेशंस आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरी बात माननी है और रिवाइज जरूर कर लेनी है पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, और डाउट्स जरूर भेज देने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो, इसके अलावा अगर पढ़ते वक्त जरूरत लगती है आपको, आप चाहते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना, तो फटाफट से चले जाओ, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, वहीं से अवेल कर लोगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।